everyone to this beautiful session. So हम लास्ट सेशन में जैसे कि थ्योरी पार्ट और इसका सारे प्रोविजन और सेक्शंस पढ़ लिए थे कैपिटल गेन टैक्स के, और अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया कि इन्हीं क्वेश्चंस में से रिपीट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं या कुछ वर्डिंग्स चेंज करके यही क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। तो बेसिकली मैंने इसे थोड़ा सा मार्किंग करी है। तो हमें जो पहले क्वेश्चन की क्या डिमांड है, तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं, टोटल इनकम निकालो, टैक्स लायबिलिटी निकालो। इफ मिस्टर मिथुन पेज अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाली ही हमें टैक्स रेट्स लगानी है। अज्यूम दैट ही इज अदर इनकम उसके पास कितनी 8 लाख की, और एफएमवी जो शेयर्स है, कुछ शेयर्स की बात होगी। तो 31/1/2000 की 2000, तो हम जैसे कि 1 जनवरी 2018 की एफएमवी लेते हैं शेयर्स में, तो उन्होंने वो भी दे दी है। तो अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन हमें। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, मोहन मिथुन ने परचेज करे 100 इक्विटी शेयर्स ऑन 1/4/2007 एट द रेट ऑफ 1000 पर शेयर इन पब्लिक इश्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी अलाउटेड, कंपनी ने उसको क्या कर दिया, बोनस दे दिया, मतलब 100 शेयर्स और आगे उसके पास 1 तारीख को, और उसको डिविडेंड में मिला 10 रुपए का, जो कि मैं कहूँ ये डिविडेंड तो अदर इनकम में, अदर इनकम में इनकम फ्रॉम आईएफएस में जाएगा, ये तो आईएफएस में जाएगा, पर हमें इसको भी लेना पड़ेगा। और ये 1 मई 2024 को मिला है, तो ये प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम में भी इंक्लूड किया जाएगा। एम आई राइट? ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर उसने बेच दिए शेयर, ठीक है, बेच दिए कितने, 4000 में ये शेयर्स बेच दिए, और 1% इसकी ब्रोकरेज दी है। एसटीटी को तो हम कंसिडर करते ही नहीं है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसके हम डायरेक्ट सॉल्यूशन के पार्ट की तरफ देखिए कि उन्होंने कैसे किया है। तो इन्होंने देखिए 4000 में बेचा था और ये 1% ब्रोकरेज थी, ठीक है। तो हमने नेट सेल्स कंसिडरेशन निकाली। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आई, हायर ऑफ लेना होता है। हायर ऑफ क्या लेना होता है, हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हायर ऑफ या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी जो कि थी 1000 रुपीज, या फिर होता है एफएमवी, या होता है कि जो सेल, जो जितने में सेल हुआ है वो विच एवर इज लोअर, सेल वाला, या फिर वो विच एवर इज लोअर लेते हैं ना अपने। तो 1000 तो हमने क्या देखा, उसका क्या है, सॉरी इसमें गलत लिखा हुआ है। तो ये तो हायर ऑफ 1000 जो कि परचेज है, और हायर ऑफ 2 और लोअर ऑफ 2000 और 4000। तो इसमें लोअर क्या है, 2 लाख रुपीज ये वाला, और इसमें हायर क्या 1 लाख और 2 लाख में 1000 to 2000। तो 2 लाख हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। ऐसी बोनस शेयर्स में हमने सेल कंसिडरेशन निकाली 4 लाख, ब्रोकरेज करके ये 3,96,000, क्योंकि हमने ब्रोकरेज बोनस शेयर्स आफ्टर मिले हैं 1/4/2001, इसलिए इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी, नील, और उसका कैपिटल गेन आ गया। अब इनकम और ये एसटीसीजी रहेगा क्योंकि ये अभी मिले हैं हमें बोनस शेयर्स, और वो एलटीसीजी था। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो हमें 5% का डिविडेंड मिला था, हमने वो ले लिया है। अदर इनकम 8 लाख की, टोटल इनकम आ गई हमारी 30,94,000। अब क्योंकि हमने सेल करा आफ्टर 23/7/24, दैट इज कुछ अक्टूबर में सेल किया था, एक बार देख लीजिए आप, अक्टूबर में सेल किया है, तो आफ्टर 23/7/24 है। क्योंकि आफ्टर 23/7/24 है, तो इसमें उसी हिसाब से रेट्स लगेंगे। एसटीसीजी पे 20% और एलटीसीजी पे 12.5% एक्सीडिंग ऑफ रुपीज 1,25,000 पे, क्योंकि शेयर्स बेचने पे जिस पे एसटीटी पे किया गया है। ठीक है, ये दोनों टैक्सेस हमने लगा दिए। बाकी की जो बची हुई इनकम है 8,02,000 पे, उस पे हम नॉर्मल जो हमारा स्लैब रेट था 4,3,2 हमने बनाया था ना, 4,3,2,4 ऐसे 4,3,4,3,2, तो उसी के अकॉर्डिंगली स्लैब लग जाएगा। क्योंकि 7 से 11 लाख, 4 लाख का नेक्स्ट गैप आता है, पहले आता है 0 to 3 लाख, 4 लाख का, फिर आता है 7 to 9 लाख का, मतलब 7 to 11 लाख का गैप आता है। I hope you all remember the slab rates.
स्लैब रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कहीं डिस्कस करी होगी तो मैं एक बार देख लेती हूँ जहाँ डिस्कस करी थी। ये वाली रेट्स तो आपको याद ही होंगी कैपिटल गेन की, इस वाले नोट में नहीं है। तो हमें पता ही है इसमें तीन जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी उस हिसाब से इसके स्लैब रेट्स लगा दिए गए हैं। और स्लैब रेट्स लगाने के बाद 0 to 3 लाख में 3 to 7 कितने 4 लाख पे 5%, और 7 के आगे है ये 7 से 8 लाख 2,000 पे कितना 1 लाख 2,000 पे कितना 10%। और ये टैक्स आ गया, अब ये टैक्स आ गया, टैक्स के बाद हम इसमें क्या करते हैं, सर्च हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ते हैं, सर्चार्ज जोड़ना तो सर्चार्ज, पर इसमें तो उसकी इतनी इनकम हुई नहीं थी तो फिर बस हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ा, टैक्स लायबिलिटी आ गई और उसको राउंड ऑफ करके दे दिया। और ये इन्होंने नोट में दिए जो हमने ऊपर उसमें बताया था आपको करके कैसे वो कॉस्ट कैसे निकाली है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो इसमें इन्होंने ये भी बताया कि एसटीटी जो है वो डिडक्शन के लेवल अलाउड नहीं होती, जो हमें पता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, आरआर कन्वर्ट्स इज प्लॉट ऑफ लैंड व्हिच परचेज इन जुलाई 2004 फॉर 80,000 इनटू स्टॉक इन ट्रेड। एफएमवी उसकी कितनी थी 3 लाख। तो हम मान ले 3,25,000 माइनस 3 लाख तो बिजनेस इनकम 25,000 होगी। और जो 3 लाख है वो तो एफएमवी जो होगा उसका हम सेल कंसिडरेशन मान लेंगे, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का हम इंडेक्स्ड कॉस्ट कर लेंगे। क्योंकि ये देखिए जुलाई 2004 और इसको कन्वर्ट कर लिया है 31 मार्च 24 को, मतलब ट्रांसफर कब हुआ है बिफोर 23/7/24। ट्रांसफर तो बिफोर 23/7/24 हो गया, तो इंडेक्स कॉस्ट हम निकालनी पड़ेगी इसमें। तो इसमें देख लीजिए, पहले ये होता है कि जो कन्वर्जन है उसको क्या कहते हैं, क्या ट्रांसफर माना जाता है। फिर फाइनेंशियल ईयर कौन सा लेंगे, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के लिए हमें मैंने बताया था फाइनेंशियल ईयर वो लेंगे जिस ईयर में वो कन्वर्ट होती, क्योंकि ये मार्च तक कन्वर्ट हो गई थी, इसलिए इसमें कौन सा लेंगे 23-24 का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है इंडेक्स है वो लेंगे, ना कि 24-25 का नहीं लेंगे। ठीक है, तो सेल प्राइस ये बिजनेस इनकम आ गई। ठीक है, कैपिटल गेन के लिए 8,000 और 348, क्योंकि ये 23-24 का लेंगे, 24-25 का नहीं लेंगे। और ये 113 जब हमने एक्विजिशन किया था, और ये कैपिटल गेन आ गया है। अब आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहते हैं, मिसिस हर्षिता परचेज लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ 35 lakhs एंड हेल्ड द सेम टिल 20th मार्च। ठीक है, और फिर उसने वो स्टॉक इन ट्रेड कर लिया, उसकी एफएमवी कितनी थी 210 लाख। तो जब हमें कैपिटल गेन निकालना होगा, पर कैपिटल गेन कब होगा जब वो स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड होगा, तो बिना सेल करे तो कैपिटल गेन क्या होगा, टैक्सेबल रहेगा ही नहीं। तो 210 लाख क्या मानेंगे, उसकी एफएमवी मानेंगे, और उस हिसाब से हम आगे का उसकी जो कैलकुलेशन है कैपिटल गेन वो निकालेंगे। अब उसने क्या 15 फ्लैट्स बनाए इक्वल साइज की डायमेंशन की, कॉस्ट ऑफ क्या कितनी थी उसकी 10 लाख ईच। तो मैं मान लू 15 की 150 लाख अगली का खर्चा हुआ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है फैब में, और उसने 10 बेच दिए 30 लाख में। ठीक है, मतलब 300 लाख उसने कमाए हैं, और रिमेनिंग 5 स्टॉक इन में थे। तो रिमेनिंग 5 जो स्टॉक में रहेंगे उसका तो हम कैपिटल गेन अभी टैक्सेबल कर नहीं सकते, जो 10 है हम उनका टैक्स कर देंगे। तो 330 इंटू 10 बिजनेस इनकम जब हम इसमें देखेंगे तो सेल में तो हम क्या देखा 30 लाख इंटू 10 दैट इज 300 लाख। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ। ठीक है, और फिर क्या है लेस इसकी कॉस्ट कितनी थी 10 की 150 लेस एफएमवी कितनी थी 210 इंटू 10/15 है ना भाई, क्योंकि 210 तो पूरे उस लैंड की थी, उसमें से अभी 5 तो हमने बेचे ही नहीं है, तो ये कितनी आ गई 140। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं कैसे किया इन्होंने। तो इन्होंने देखो 300 ये 140 ये 100
60,000 का प्रॉफिट आ गया। और अब हमारा भी कितना आया था, हमारा कितना आया था, सॉरी सॉरी, मैंने कॉस्ट एक की 15 मान ली थी, सॉरी सॉरी, 10 इंटू 10 100। तो हमारा भी कितना आया था, 60 लाख। 60 लाख के बाद अब आगे 60 लाख ये आ गया है। और फिर इसमें कैपिटल गेन जो इम्पोर्टेंट है, कैपिटल गेन 210 का था, ये 35 लाख की उसकी जमीन थी, उसने लिखा था यहाँ पे, ये देखिए उसका ये लिखा हुआ है कि ये 35 लाख में उसने खरीदी थी 2004-05 में। 2004-05 का उसका वो लेंगे, ये इन्होंने दे दिया 2004-05 का, क्या 113 और 348 ले लें, 363 तो ले नहीं सकते हम इसमें। तो बस आ गया आंसर हमारा, ठीक है। और प्रोपोर्शनल कैपिटल गेन के लेंगे, क्योंकि अभी हमने कितने फ्लैट बेचे, सिर्फ 10 ही बेचे 15 में से, तो 2/3 होता है, या फिर 10/15। ठीक है, अब आगे एग्जामिशन की बात करते हैं। अब आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन, उसने 50 लाख रुपए एनएचएआई की बॉन्ड्स में डाल दिए 31 तक, ठीक है। और 50 लाख आरईसीएल के बॉन्ड्स में डाल दिया अप्रैल 25 तक, ठीक है। अब हम ये देखें कि उसने बेचा कब था, तो बेचा इसने है मार्च में बेचा है, तो 6 महीने में इसको खरीदने थे, तो 6 महीने में इसने खरीद लिए। पर मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है हमें, 50 लाख की। तो जब 50 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है, तो फिर उसने चाहे 2 3 कितने 50-50 लाख करे अपने को, तो 50 लाख की डिडक्शन देनी है, तो 54EC में उसको 50 लाख की डिडक्शन जो है दे देंगे, ठीक है। ये एग्जामिशन दे दी और बस हो गया कहानी। अभी इसमें इन्होंने पहला नोट दिया कि कन्वर्जन क्या है, ट्रांसफर है। और ये 4 टैक्स कब होगा, जब स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा। फिर इंडेक्सेशन बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। एफएमवी को लेंगे जब फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग ऑफ कैपिटल गेन, एफएमवी ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन दैट व्हिच इज कन्वर्टेड वो लेंगे। और सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड से क्या होगी, बिजनेस इनकम होगी हमें, है ना। और 6 मंथ्स में परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम डिडक्शन हमें 50 लाख की मिलेगी। और क्योंकि सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिलती है, तो हमें सिर्फ 50 लाख की ही डिडक्शन मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Mr. A is an individual carrying on business. His stock and machinery were damaged and destroyed in a fire accident which occurred in December 24. The value of stock lost was 6,50,000. Certain portion of machinery could be salvaged. The opening balance in the block was after providing was rupees 10,80,000. During the process of safeguarding machine and in the firefighting, Mr. A lost his gold chain, जो उसकी 1,20,000 की थी, और एफएमवी उसकी 1,80,000 थी, ठीक है। तो क्योंकि ये गोल्ड चेन क्या है, ज्वेलरी है, पर क्या है हमारे पर्सनल एसेट है, तो क्या होता है, कैपिटल एसेट नहीं होते। पर उसका एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन में एसएस ज्यादा था ना, उसमें ज्वेलरी क्या थी, हमारी कैपिटल एसेट थी, ठीक है। तो जो उसकी जो गोल्ड चेन खोई है वो कैपिटल एसेट है। अब क्योंकि उसके बदले उसको कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, तो ये क्या होगा, उसका कैपिटल गेन उस पर अराइज होगा, अगर वो ज्यादा कॉम्पेंसेशन देंगे तो, ठीक है। तो स्टॉक पे हमें उस पे मिली, यहाँ पे स्टॉक थी 6,50,000 की, उन्होंने 4,80,000 की दिया, ठीक है। मशीनरी की वैल्यू थी 10,80,000, उन्होंने इसका कितना दिया है, 6 लाख रुपए। डायमंड रिंग का दिए 1,80,000, जबकि वो थी कितनी की, 1,20,000 की। तो बस कैपिटल गेन कैलकुलेट कर देंगे। एक ही का ट्रीटमेंट बताना है, क्योंकि कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी टुवर्ड्स लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो 4,80,000 क्या कराया जाएगा, पीजीबीपी में इंश्योरेंस क्लेम की तरह दिखाया जाएगा। लॉस ऑफ मशीनरी, तो लॉस ऑफ क्वेश्चन डज नॉट मेंशन वेदर सैल्वेज मशीन इज टेकन ओवर बाय द इंश्योरेंस कंपनी और वेदर, अब ये नहीं बताया गया कि वो जो कम मशीनरी है वो या तो रिप्लेस हुई होगी, या फिर कंपनी उठा के ले गई होगी कि भाई ठीक है तुम लोग ये पैसे पकड़ो, हम ही ले जाते। अगर वो उस कंपनी उठा के नहीं लेके गई, तब तो आपको डबल पैसा मिलेगा, आप उसको सेल्वेज वैल्यू में जो बेचोगे थोड़े बहुत, क्या होता है उसका लोहे का वो रेट भी मिल सकता है, और जो कंपनी ने कंपनसेशन दी है वो भी मिलेगा।
तो इसमें क्या कहा कि सेल्फ टेकन ओवर बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड देयर वाज नो फ्रेश एडिशन। हम क्या मानेंगे कि मशीनरी लेंगे तब 4,80,000 बिंग एक्सेस ऑफ WDV, तो वो क्या होगा हमारा STCA। ठीक है। और लॉस ऑफ गारंटी क्योंकि दे आर नॉट पर्सनल इफेक्ट्स व्हिच आर टू बी, तो पर्सनल इफेक्ट्स तो वो है नहीं हमारे, जैसे आपको पता है कि वो तो एक्सेप्शन में इंक्लूडेड है। तो बस इसमें से 1,80,000 में से हम ये हटा देंगे। क्या हटा देंगे? जो भी उसकी कोई जो भी कॉस्ट होगी वो हटा देंगे और वो बाकी टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। मिस्टर सार्थक है, अब ये इसने अपना सेल करना चाहा 1,50,00,000 में। ठीक है। 20% अकाउंट पे चेक से आ गया, बधाई हो। है ना भाई, हमें वो 43CA 50C वो वाले प्रोविजंस की वजह से क्या था, SDV चेक करनी पड़ती है जब भी वो कोई भी अपना हाउस या लैंड बिल्डिंग कुछ भी बेचता है, तो SDV से कंपैरिजन करना पड़ता है। अब वो SDV कौन से दिन के लिए नहीं होती है? वो होता है कि जिस दिन पेमेंट अगर कैश चेक चेक पेमेंट ECS से मिली है तब, तो जब डेट ऑफ एग्रीमेंट नहीं तो फिर डेट ऑफ एक्चुअल सेल एक्चुअल ट्रांसफर। तो अब क्योंकि ये अकाउंट पे ही से हुआ है तो हमारा तो ठीक है, SDV जो जिस दिन एग्रीमेंट टू सेल हुआ है वो ले लेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब है नहीं। फिर जय कुमार ने उसको हैंड ओवर कर दी 15/12 को SDV। अब SDV हमें तो कब की लेनी है, तो सीधा वो देखते हैं। हमें तो लेनी है 16/8/24 की बस। अपने तो सिर्फ ये देखेंगे, ये हटा दो, ये अपने काम के लिए। ये SDV होगी अपनी, SDV आ गई अपने पास, हमारे पास ये आ गया। तो 1,50,00,000 का 110% कितना होता है? 1,65,00,000 है ना। तो मतलब हमें 170 lakhs का उसको क्या लेना पड़ेगा, कॉस्टली वो से सेल कंसिडरेशन माननी पड़ेगी। ठीक है। और एक्वायर उसने करी 30 लाख में, तो उस पर इंडेक्सेशन लगा देंगे, है ना। और 2 रेजिडेंशियल हाउस भी उसने परचेज कर लिए, तो इसमें 54 वाली जो एग्जामिशन है वो भी दे देते हैं। ठीक है, चलो आओ। 1,50,00,000 1,70,00,000। ठीक है। इसने उसने वो पूरी 50C वाली कहानी लिख दी, 110% वाली ECS से मिलेगा तो हम फुल वैल्यू 170 लाख मानेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम 30 लाख मानेंगे क्योंकि आफ्टर 23/7/24 है। और आपको याद होगा आफ्टर 23/7/24 में हम जब लैंड और बिल्डिंग बेच रहे थे तब हम टाइम 12.5% ले रहे थे विदाउट इंडेक्सेशन, और 20% विद विच एवर इज लोअर ले रहे थे। तो अब देखते हैं इन्होंने कैसे सोल्व किया है। और क्योंकि एग्जामिशन दो को उसका लो LTC से 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो 2 घर खरीद सकते हैं, तो उसको दोनों की क्या मिल जाएगी, एग्जामिशन मिल जाएगी 55 लाख की, 35 और 20 लाख की। ठीक है। अब ये इन्होंने लिखा इट मे बी नोटेड सिंस सार्थक हैज ट्रांसफर्ड रेजिडेंशियल ओन और आफ्टर 23/7/24 which is acquired before the said date, he can opt to pay 20% on LTCG computed with indexation or 12.5 whichever is beneficial to him। तो इन्होंने तो विदाउट इंडेक्सेशन दे दिया। देखिए हमें भी अब एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, विदाउट इंडेक्सेशन डायरेक्ट को लेकर और उसे कॉस्ट वो निकाल दिया और नीचे नोट दे दिया कि या तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ले लो या 20% विद इंडेक्सेशन ले लो, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। क्योंकि हम इसे आगे टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछी तो हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, पर अगर टैक्स लायबिलिटी पूछ लेता तो हमारा काम बढ़ जाता। देखते आगे किसी क्वेश्चन में किया है क्या उन्होंने, जिसमें भी उन्होंने टैक्स लायबिलिटी पूछी ना उसमें तो देना ही पड़ेगा दोनों। अब यूवी का आइए, उन्होंने वेकेंट लैंड लिए 80 lakhs में। ठीक है। रजिस्ट्रेशन और एक्सपेंस मतलब 88 lakhs की होगी अपनी। और अब हाउस पे हाउस किया तो 1,600 lakhs में। ठीक है, ये भी। अब एंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर मिस्टर नोट रिलेटिव द सेल कंज्यूमर स्पीक्स है।
एडवांस कैश में मिला तो हम एसडीवी कौन सी लेंगे, जब डेट ऑफ ट्रांसफर। अब पर इसमें क्या करा, ये 1/4/14 के बाद का है, तो ये तो आईएफएस में चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि डिड नॉट मटीरियलाइज, तो ये कहाँ जाएगा, ये तो आईएफएस की इनकम है, आईएफएस में चला गया। यूवी का अगेन एंटर्ड, सेल कितने में करी है, 810 में, तो 810 में जब उसने बेचा तो उसको कैसे 80 लाख आरटीजीएस में मिल गया, बधाई हो, हम एसडीवी इसी दिन की ले सकते हैं। एसडीवी अब उसने 890 लैक्स निकाली 810 का, ये 110% कितना होता है, 891। ठीक है, हम अभी भी ये लेके चल सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वाली रिवाइज कर ली, हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि आरटीजीएस से पेमेंट आ गई। और ब्रोकरेज अब 1% इसका देंगे, 110%, 10810 का क्या होता है, 891। हमारा लोअर क्या है, 10810, इसका 810 का 1% कितना होगा, 8.1, हम इसका हटा देंगे, क्योंकि हमें नेट सेल्स कंसिडरेशन चाहिए। ठीक है, फिर हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, पहले हम कैपिटल गेन निकाल लेते हैं। तो इन्होंने कहा 810 लाख और 890 में वही सब कहानी की, 80 लाख से आरटीजीएस से मिला, 110% लेंगे, तो 810 फाइनल वैल्यू ली 8.1 और ये 8.01.9। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ वैकेंट लैंड 80 लाख प्लस अदर एक्सपेंसेस 88 लाख, तो 363.117। अब इधर इन्होंने क्यों किया है वो देखते हैं, मैं क्वेश्चन निकालूं। अब इसने देखो पहले ट्रांसफर कर दिया, ये शाना बंदा था, समझदार लड़की थी ये। 23/7/24 की कहानी है ना, इसने तो पहले ही कर दिया, तब तो सारा प्रॉपर जैसे इंडेक्सेशन करते हैं वैसे इंडेक्सेशन करेंगे, तो इसमें भी वैसे सेम इंडेक्सेशन जैसे हम करते आए हैं, 363.117, 363.1129, और ये कर लिया है, तो 247, मतलब वो कितने घर खरीद सकती है, एक घर खरीद सकती है, क्योंकि वो 24 मंथ से ज्यादा है, तो क्या होगा, एलटीसीजी होगा। अब देखते हैं हम उसे एग्जामिशन कौन कौन से देंगे, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्वायर्ड टू रेजिडेंशियल हाउस, एक ही ले सकती है बेचारी, 130 वाला दे देते हैं बेनिफिट। यूके इंडिया में लेना है, ओनली इंडिया। एनएचआई के बॉन्ड्स में उसने 54 ईसी में 30/11/24 और 9/1/25, तो वो कितने टाइम में कर सकते हैं, 6 मंथ, और 14/7 को करा है, तो मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर मैक्स ये तो 90 लाख का इसने ले रहे, पर हम मैक्स कितना देख सकते हैं, सिर्फ 50 लाख का ही, तो 50 और 130, 180 का डिडक्शन दे दें हम इसको, दे देते हैं चलो, क्योंकि इसका 2 करोड़ से ज्यादा है, तो वो एक ही घर खरीद सकती है, तो 1130। रेजिडेंशियल हाउस यूके में है तो वो ले लेंगे, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस तो इंडिया में ही होना चाहिए, और 54 ईसी की फिर 50 लाख दे देंगे, क्योंकि 90 लाख का तो मिलेगा नहीं, फिर 6 मंथ्स में हो गया, ठीक है। और जो 20 लाख का उसको मिला, क्योंकि वो 1/4/14 के बाद का है, तो उसको आईएफएस में टैक्सेबल कर देंगे, है ना। Now the last question we have, तो अब शिवा की कहानी है। शिवा ने भी हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी 3,24,000 में, स्टैम्प ड्यूटी भी पे करी है, एसडीवी उस दिन भी ये तो 35,000 रुपये उसने एसडी स्टैम्प ड्यूटी पे करी, ठीक है। अप्रैल 2008 में शिवा ने मोहन के सेल करने के लिए 14,35,000 और रिसीट 1,11,000 एडवांस, और ये 1 अप्रैल 2008 से पहले की, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। इन मई में फिर आया, ही एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद द मिस डिस्ट्रिक्ट एंड रिसीव्ड एज एडवांस, हाउएवर डिड नॉट पे, तो ये तो किस में जाएगा, आईएफएस में, क्योंकि 1/4/14 के बाद का। और मिस्टर शिवा ने अब सोचा कि चलो एक घर एक और फर्स्ट फ्लोर बना दे 3,90,000 का, ठीक है। तो अगर पहले इतनी सी कहानी देखें तो इसकी पूरी हाउस की वैल्यू हमने अभी तक कितनी है, एफएमवी तो अभी देखी नहीं, तो मैं कह दूं 359 होगी। अब जब 359 इसकी वो हो गई है अपनी कॉस्ट, और उसमें से ये अब आगे माइनस करेंगे, तो अब यहाँ पे पढ़ते पहले
FMV इसकी क्या है 11,85,000 और SDV क्या है 10,70,000 विच एवरेज लोअर। तो हम कितनी लेंगे 10,70,000 और 10,70,000 और ये विच एवरेज हायर। अगेन हम क्या लेंगे 10,70,000। ठीक है, अब 10,70,000 हमने FMV कॉस्ट ले ली है। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ये जो हमें एडवांस मिला है। तो 10,70,000 माइनस 1,11,000 जो कि है 9,59,000। तो हम इसको इंडेक्सेशन करेंगे, अगर हमें इंडेक्सेशन करना होगा तो वो बेस्ड ऑन कब सेल कर रहा है, नवंबर में कर रहा है तो 23/7/24 के बाद। अब इसमें फिर वो दो कहानी 12.5% विदाउट और 20% विथ इंडेक्सेशन। अब उसको अकाउंट पे चेक से मिल गया है, बताइए, फिर एडवांस। अब इसने एंटायर सम कर दिया और उसने ट्रांसफर कर दिया 1% ब्रोकरेज पे। तो हम SDB कब लेंगे, नवंबर 15 की। SDB उस दिन की इतनी थी 39 लाख की, तो हमें 20 वाली की क्या है, कोई जरूरत नहीं है। तो हमने कितने में 30,50,000 में हमने इसको करा। इसका 110% कितना होता है, सिर्फ 33,55,000। और जबकि SDB क्या करी, इसकी 39 लाख थी। तो हमें ये ही क्या माननी पड़ेगी, सेल कंसिडरेशन। तो हमारे पास सेल कंसिडरेशन आ गया है, कॉस्ट आ गया है। अब तो आई थिंक सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये देखो 30,50,000 39 लाख और फिर वही कहानी कि हमें 39 लैक्स लेना पड़ेगा, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर लेने पड़ेंगे और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 9,59,000 और 3,90,000। तो ये यहाँ पे देखिए हमने यही बताया था आपको, हाँ ये रहा 9,59,000 और ये 3,90,000, ये दोनों इन्होंने कॉस्ट ले ली है। ठीक है, अब बस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। 25, 20, 500 पे तो LTCG बार 12.5% लेंगे क्योंकि हमने विदाउट इंडेक्सेशन लिए। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया। अब इन्होंने देखो यहाँ LTCG विद इंडेक्सेशन बेनिफिट भी कैलकुलेट करा है। तो इन्होंने क्या किया, नेट सेल कंसिडरेशन क्या है 38,69,500। ठीक है, अब इंडेक्स कॉस्ट उन्होंने क्या किया 959,363/100। ठीक है, वैसे इम्प्रूवमेंट वाले भी ले ली। अब ये LTCG आ गया, LTCL आ गया, ऊपर यहाँ LTCL आ गया और यहाँ LTCG आ रहा था और टैक्स भी लग रहा था। बेनिफिशियल क्या है, लॉस बेनिफिशियल है। अब क्योंकि ये LTCL आ गया पर ये लॉस है, ये तो अभी तो कोई ना तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता ना ही सेट ऑफ हो सकता, क्योंकि हमने देख ही लिया। क्योंकि जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, LTCL कोई भी होगा वो ना तो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा और ना ही आगे सेट ऑफ होगा। ठीक है, तो बेचारे का सेट ऑफ तो नहीं होगा पर हुआ तो रहा है। और ये उसी की वो कैलकुलेशन है 10,07,000 3,00,000 विच एवरेज हायर ऑफ FMV और SDV, फिर एक्चुअल कॉस्ट, फिर लोअर, फिर उसमें से 1,11,000 हटा दिया। और फिर इन्होंने ये जो एडवांस मनी मिली है वो इन्होंने बता दिया कि वो किस में टैक्सेबल होगी, IFS में। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू हैव इंजॉयड द वीडियोस और आपको कैपिटल गेन में एकदम क्लैरिटी आ गई होगी। अभी भी कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स। और अभी भी कोई डाउट हो, कहीं भी कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे।